गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th विषय विज्ञान पार्ट 5 और पार्ट का नाम है श्वसन। हमने इसके पिछले अध्याय में धातु अधातु को पढ़ा था, जिसमें हमने धातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल और आवर्त सारणी में हमें अब तक कितने तत्व प्राप्त हुए हैं इत्यादि। इसी प्रकार आघात वर्धिता को पढ़ा था हमने, उसमें तन्यता इत्यादि को पढ़ा था। अब हम पाठ्यक्रम के अनुसार अगले अध्याय 5 श्वसन पर अध्ययन करेंगे। श्वसन, अगर हम आपको आम भाषा में बताएं, श्वसन जैसे आप सभी जानते हैं, श्वसन सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं हमारे, जितने भी जीव हैं वो सूक्ष्म इकाई से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सूक्ष्म इकाई से। जितने भी जीव हैं किसके माध्यम से बने हुए हैं? सूक्ष्म इकाई से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका या कोशिकाएं। कोशिका या कोशिकाएं। ठीक है, जिन्हें हम कोशी या कोशिकाएं कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे शरीर में बनती है कोशिका। ठीक है, उसके बाद बनते हैं ऊतक, उसके बाद बनता है अंग, अंग के बाद आता है शारीरिक तंत्र, शारीरिक तंत्र, और शारीरिक तंत्र के बाद बनती है हमारी पूरी बॉडी यानी कि शरीर। ठीक है, जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले बनती है हमारी कोशिका, फिर बनते हैं हमारे ऊतक, फिर आते हैं अंग, फिर शारीरिक तंत्र एंड लास्ट में हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। अब यहाँ कोशिका, ठीक है, कोशिका क्या है? कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई है। क्या है? हमारे शरीर की, हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो अब ये संरचनात्मक किस प्रकार है और क्रियात्मक किस प्रकार है? संरचनात्मक, सबसे पहले आता है हमारा संरचनात्मक। तो किस प्रकार है संरचनात्मक? ये संरचनात्मक इस प्रकार है जो हमारे शरीर को संरचनात्मक के माध्यम से ये हमारे शरीर को आकार व आधार प्रदान करती है। वे इकाई जो हमारे शरीर को आधार व आकार प्रदान करती है, संरचनात्मक इकाई कहलाती है। इकाई कहलाती है। ठीक है, वे इकाई जो हमारे शरीर को आधार व आकार दोनों प्रदान करती है, क्या कहलाती है? संरचनात्मक इकाई। अब आता है हमारा क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई, जितने भी हमारे शरीर के कार्य होते हैं वह क्या होते हैं? कोश के स्तर पर होते हैं। किस पे होते हैं? कोश के स्तर पर। तो उसी वजह से इसको क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। शरीर पर, शरीर में जितने भी कार्य होते हैं
वह एक कोशिकीय स्तर पर होते हैं इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे शरीर के कार्य हैं वे किस पे होते हैं, एक कोश के स्तर पर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई भी। तो आया समझ में, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? संरचनात्मक इकाई हम इसे इसलिए कहते हैं, हमारे शरीर को ये आकार व आधार दोनों प्रदान करती है, और क्रियात्मक इकाई हम इसे इसलिए कहते हैं, हमारे शरीर पर जितने भी कार्य होते हैं वह एक कोश के स्तर पर होते हैं। तो यहाँ क्लियर? अगला आता है हमारा ऊतक। ऊतक, तो ऊतक सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, ऊतक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है, औतकी। औतकी, जैसा हम विज्ञान की परिभाषा में स्टार्टिंग में पढ़ा था, किसी भी क्रमबद्ध या सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार हमने विज्ञान की तीनों शाखाओं को अलग अलग करके पढ़ा था, तो उसी में एक आता है हमारा ऊतक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, हमारा औतकी। अब ये ऊतक होते क्या हैं? तो जो कोशिकाओं का छोटा छोटा समूह होता है, कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक। जैसे हमारा ये हाथ है, हाथ के अंदर सबसे ऊपर हमें क्या दिख रही है, त्वचा, फिर इसके अंदर नसें होती हैं, और भी प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं। जो कोशिकाओं का छोटा छोटा समूह है वह क्या कहलाता है, ऊतक। या एक परिभाषा इसकी ये भी हो सकती है, जो आकृति व आकार में संगठन के रूप में कार्य करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हमारे ऊतक। इसी प्रकार फिर बनते हैं हमारे अंग, यानी कि ऑर्गन्स, जितने भी हमारे अंग हैं। फिर आता है शारीरिक तंत्र, और फिर आता है पूरी बॉडी का निर्माण होना। ठीक है, तो इसी क्रम में श्वसन को आगे चलते हुए, श्वसन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये सब हम किसके माध्यम से करते हैं, वायु के माध्यम से। इसी प्रकार जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो ये जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये अपने आप में एक अहम भूमिका को रखती हैं। अहम भूमिका मतलब कोशिका में देख लो, कोशिका में हमारे हमारा पोषण, ठीक है, पोषण, जब हमारा पोषण होता है तो कोशिका कहीं ना कहीं प्रत्येक रूप में वहां पे पाई जाती है, और इसकी एक मुख्य भूमिका होती है। इसी प्रकार जनन, उत्सर्जन, गति इत्यादि। ठीक है, पोषण, जो भी हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं या जो भी हमारे जैव पदार्थ होते हैं, तो हमारे जैव पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाओं में वृद्धि होती है। पोषण के माध्यम से क्या होता है, पोषण के माध्यम से हमने जैव पदार्थों को प्राप्त किया, उसके बाद हमारे शरीर में नई नई कोशिकाओं में वृद्धि होती चली जाती है। अगला आता है जनन। जनन क्या होता है, तो अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, हमारा जनन। और ये प्रत्येक सजीव का लक्षण होती है। जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी में अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगला आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट और अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट और अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, तो उनको बाहर की तरफ त्यागना, मतलब उनका त्याग करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। इसी प्रकार आता है गति। गति भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वह क्या कहलाता है, हमारा गति। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं इनकी अपनी एक अहम भूमिका है। ठीक है, तो इसी प्रकार श्वसन। श्वसन के प्रक्रम में हमने आपको बताया ही था
कि वायु के माध्यम से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचती है। अब हम श्वसन को एक परिभाषा के रूप में देखते हैं। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन क्या है हमारी यहाँ पे O2, क्या है O2। वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर, जो हमारी शरीर है उसकी कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीकरण करती है। क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है। तथा CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है यानी कि O2 वो हमारे शरीर में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है। ठीक उसी प्रकार CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसी सभी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को हम श्वसन कहते हैं। जितनी भी प्रकार की ये हमारी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? श्वसन। ठीक है, ये क्या कहलाएंगी? हमारी श्वसन। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करता है तथा CO2 गैस, तथा यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसी सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? श्वसन। अब श्वसन भी हमारा उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। ठीक है, श्वसन में भी कुछ चीजें तो क्या होती हैं हमारी उपस्थित होती हैं और कुछ होती हैं अनुपस्थित। तो जो अनुपस्थित होती हैं वह आती हैं, जो उपस्थित होती हैं सॉरी, जो उपस्थित होती है वह आती है हमारी वायवीय श्वसन के अंतर्गत। ठीक है, और जो अनुपस्थित होती है वह किसके अंतर्गत आती है? अवायवीय। ठीक है, जो उपस्थित है वह किसके अंतर्गत आई है? हमारी वायवीय श्वसन के अंतर्गत। और जो अनुपस्थित है वह किसके अंतर्गत आती है? अवायवीय। अब वायवीय श्वसन को हम देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें O2, जैसे यहाँ अभी आपको बताया था O2 ऑक्सीजन, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रियादर, जो हमारी श्वसन की क्रियादर होती है, श्वसन क्रियादर का ऑक्सीकरण CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल में होता है एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वह किसके अंतर्गत आती है? हमारी वायवीय श्वसन के अंतर्गत। इसी प्रकार अवायवीय में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें O2 की अनुपस्थिति में श्वसन क्रियादर का ऑक्सीकरण अल्कोहल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अल्कोहल के रूप में होता है। तो वह किसके अंतर्गत आता है? हमारा अवायवीय श्वसन के अंतर्गत आता है। श्वसन में अब हम पढ़ते हैं मानव में श्वसन। मानव का श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, तो जो मानव में मुख्य रूप से श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है? फेफड़ों के माध्यम से। ठीक है, जो मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है वह किसके माध्यम से होती है? फेफड़ों के माध्यम से, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। इसी प्रकार आता है हमारा सहायक श्वसन अंग, सहायक श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग में क्या होता है? जो भी हमारी गैसें होती हैं वो इसके विनिमय में भाग नहीं लेती हैं। हमारी जितनी भी गैसें होती हैं वो इसके विनिमय में भाग नहीं लेती हैं। तो वह किसके अंतर्गत आती हैं? सहायक श्वसन के अंतर्गत। इसके बहुत सारे निम्नलिखित पार्ट होते हैं, जैसे हमारा बाह्य हो गया, बाह्य श्वसन। ठीक है, नासापथ या नासा मार्ग,
या नासा मार्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से आदि जो सहायक श्वसन अंग है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हमारा बाह्य श्वसन हो गया और नासापथ या नासा मार्ग। अब आता है हमारा जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में किस प्रकार से श्वसन होता है। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मछली का, यानी कि फिश, तो मछली में क्या होता है, जो उसके गिल्स और गलफड़े होते हैं उसके माध्यम से ये अपनी श्वसन की क्रिया को कंप्लीट करती है। तो जो मनुष्य में श्वसन तंत्र होता है वो किसके माध्यम से होता है, फेफड़ों के। ये हमारे दोनों साइडों में पाए जाते हैं। जो हमारे लंग्स होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार फिर आता है हमारा सहायक श्वसन अंग। इसमें क्या होता है, ये गैसें जितनी भी होती है वो हमारे विनय में भाग नहीं लेती हैं। अगला आता है हमारा बाह्य श्वसन अंग। जो हमारे श्वसन अंग के निम्नलिखित भाग हैं वो क्या है, बाह्य श्वसन अंग है, नासापथ या नासा मार्ग और भी इत्यादि होते हैं। फिर आता है हमारा जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन यानी कि जो, जैसे एग्जाम्पल में हम अपनी मछली को लेते हैं, जो मछली होती है वो अपने गिल्स या गलफड़ों के माध्यम से अपनी श्वसन क्रिया को पूर्ण करती है। अगला आता है हमारा स्वच्छनोबास। स्वच्छनोबास ये होता क्या है। ठीक है, तो ये जो होता है स्वच्छनोबास, जो हमारे वायुमंडल में शुद्ध वायु होती है, तो जो हमारे वायुमंडल में शुद्ध वायु होती है तो उस शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है। वायुमंडल के माध्यम से शुद्ध वायु को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे अंदर अशुद्ध वायु होती है तो उस अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर की तरफ लाता है। मतलब गैसों के आदान प्रदान में ये सहायक होता है। इसी प्रकार इसमें अंतर, अभी जैसे हमने स्वच्छनोबास पढ़ लिया हमने, ये हमारे गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है और ये शुद्ध वायु को अंदर की तरफ लेके जाता है और अशुद्ध वायु को बाहर की तरफ निकालता है। अब आता है श्वसन। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वह किसके अंतर्गत आता है, हमारा श्वसन की। ऑक्सीजन हमारा क्या था, O2। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, CO2। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन सारे जितने भी सजीव होते हैं उन तक पहुंचती है। अब हम इसमें पढ़ते हैं अंतर। इसमें भी कुछ तो डिफरेंस होते होंगे। ठीक है, तो एक तरफ आया हमारा स्वच्छनोबास, दूसरी तरफ आया हमारा श्वसन। तो स्वच्छनोबास में क्या होता है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कोशिका। कोशिका क्या है, सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, वह भी मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। लेकिन जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया कोशिका में, कोशिका द्रव्य में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। ये कोशिका में भी होगी, कोशिका द्रव्य में भी होगी, इसके साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। अगला आता है, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। स्वच्छनोबास वाली जो क्रिया होती है हमारी, इसमें क्या है, और एंजाइम्स जो होते हैं हमारे उनकी आवश्यकता नहीं होती। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रत्येक स्तर पर एक अलग अलग लेवल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स जैसे सरल अणुओं को जटिल अणुओं में तोड़ना किसके माध्यम से होता है, वो एंजाइम यानी कि रासायनिक के माध्यम। इसी प्रकार श्वसन में क्या होता है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। जो हमारे शरीर में कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जितने भी एंजाइम्स हैं उनका अलग अलग अपने स्तर पर अलग अलग कार्य होता है। इसी प्रकार स्वच्छनोबास में हमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। जो स्वच्छनोबास है हमारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन श्वसन की क्रिया में तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसके और भी जो डिफरेंस है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। इस लेसन में हमारे जितने भी टॉपिक थे, मुख्य बिंदु, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी क्वेश्चन आंसर है, रिक्त स्थान है, फ्लप हैं, वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।